हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करवा दी है और मैं क्या करवा रही हूँ उस प्रिपरेशन के अंडर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ प्रैक्टिस पेपर्स जो बोर्ड ने इशू किए हैं, जो बोर्ड ने जारी किए हैं। तो उन प्रैक्टिस पेपर्स को करने से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और उसी पैटर्न के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, जिसका सेक्शन नंबर ए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। काफ़ी बच्चों ने उसे देखा है, अच्छा लगा है। तो अब मैं करवाने जा रही हूँ सेक्शन नंबर बी, जिसमें हमारे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उनमें इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाली है। तो लगभग 7 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, जिन्हें अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, समझ आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं आगे भी आपके लिए लेक्चर्स बनाती रहूं। जिन बच्चों को चैनल के बारे में नहीं पता है, उन तक आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर बी, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 21। के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और इसी को अगर मैं इंग्लिश में लेती हूँ तो फॉर विच वैल्यूज ऑफ के पेयर हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस स्लाइड पर हम चलते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन है। थोड़ा अगर मैं अच्छे से यहाँ लिखूँ तो के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3। अपने हाथ से लिखने से एक बार फिर कंफर्म हो जाता है। दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, इसका कंपैरिजन करते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से, तो इस वाली इक्वेशन में a1 कितना है, k है, b1 कितना है, 3 है और c1 कितना है, k माइनस 3। क्लियर है। a2 कितना है, 12 है, b2 कितना है, k है और c2 कितना है, k है। क्लियर हो गया। अब ये कहता है कि k की जगह पर क्या रखें, फॉर विच वैल्यू ऑफ k दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब हमारे द्वारा जो इक्वेशंस दी गई हैं, अगर उनके द्वारा बनाई गई हम लाइंस को ड्रॉ करें तो वो पैरेलल हों। पैरेलल हों का मतलब, थोड़ा सा इसको हल्का सा अप कर लेते हैं। अब आपने क्वेश्चन देख ही लिया है। तो पैरेलल कब होता है, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। क्लियर है। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 हो, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो अब हम इस कंडीशन में यहाँ से अपनी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो k बाय 12 दिख रहा है ना आपको, ये रही वैल्यूज़, यहाँ से लेंगे वैल्यूज़ को। तो k बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय k और इक्वल नहीं है k माइनस 3 बाय k के। क्लियर हो गया। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जब मैं k को इधर ले जाऊंगी तो ये बनेगा k स्क्वेयर और 12 3 जा 36। इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो k की 2 वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस 6। क्लियर हो गया। लेकिन अब जो ये बाद वाला सिस्टम है, इसको भी हमने सॉल्व करना है और ये क्या कहता है कि 3 बाय के इक्वल नहीं होना चाहिए k माइनस 3 बाय के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3k इज नॉट इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस 3k। इस 3k को राइट में ले जाओ तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3k माइनस 3k, है ना। और ये हो जाएगा 6k, तो ये बन जाएगा k स्क्वेयर माइनस 6k इज नॉट इक्वल टू 0। k कॉमन ले लो, इंटू k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो या तो क्या आएगा, k 0 नहीं है, या तो k 0 नहीं है, ठीक है ना, k इज नॉट इक्वल टू 0, या k माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। 6 को राइट में ले जाओ तो या तो k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए या k की वैल्यू 0। अब आपने इस रिजल्ट को, इस वाले को और इसको दोनों को मिक्स करना है। यहाँ तो ये कह रहा है कि k की वैल्यू 6 हो या माइनस 6 हो, और ये यहाँ कह रहा है कि k की वैल्यू 6 ना हो। तो इन दोनों में जो कॉमन बात सामने आ रही है वो ये है कि अगर हम k की जगह माइनस 6 पुट करते हैं
तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और हमारे गिवन सिस्टम का जो है सॉल्यूशन कोई नहीं आएगा। इट देयर विल एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू -6। ठीक है, थोड़ा सा डीप है क्वेश्चन क्योंकि ये स्टैंडर्ड का पेपर है, यही फ़र्क है बस थोड़ा स्टैंडर्ड में और बेसिक में। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी में अब आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, ये देख लो, ये तो 21 था, इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है। निम्नलिखित आयत में x और y का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये साइड 3x + 4y है, ये 10 है, ये वाली 2 है और ये वाली 2x - 2y है। बहुत सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि 3x + 4y = 10। ये बन गई पहली इक्वेशन। और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी जो कि है 2x - 2y = 2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। यहाँ आपके पास 4 है और यहाँ अगर मैं 4 लाना चाहूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज लिख देंगे, 3x + 4y = 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y = 4। ऐड दोनों तरफ जमा, दोनों को जमा कर देंगे तो 3x में 4x ऐड करोगे 7x, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 और +4 14। 14 को 7 से डिवाइड करोगे 2, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो तो 3 × 2 मैं इसमें रखने जा रही हूँ, +4y = 10। ये वाला आसान है फर्स्ट पार्ट से। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना है कि जो इजी पढ़ रहा है उस क्वेश्चन को आप पिक करो। तो 10 है, 6 को राइट साइड में ले जाओ, माइनस हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो आप अपना करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी थी तो वो ये आ गई x2 और y1। तो ये वाला पार्ट आपका कंपैरेटिवली इजी पड़ता है उस वाले पार्ट से। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अपना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमने ध्यान से करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमने ध्यान से करना है। देखो ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा और जूम करूं क्या, हाँ जी इसी में बता दूंगी फिर मैं आपको। देखो चित्र में OA.OB = OC.OD, OA गुणा OB बराबर है OC गुणा OD है। तो आपने क्या दिखाना है कि जो एंगल A है वो तो भैया एंगल C के इक्वल है और जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल है, ये आपने दिखाना। ये टोटली ट्राइंगल का चैप्टर है, सिमिलैरिटी का पर बेस्ड है। आप ये देखो कि OA × OB = OC × OD है। अब मेरी बात सुनना, मुझे एंगल A को एंगल C के, देखो एक ट्रायंगल यहाँ है और एक ट्रायंगल यहाँ है, इस ट्रायंगल को लूँ तो मैं OAC। क्लियर है? मेरा पेन देखना है आपने कैसे चल रहा है, O से A की तरफ गया, A से D की तरफ गया। तो मैं अगर लेती हूँ ट्रायंगल OAD और फिर अब A को C से करना है तो मैं जा रही हूँ ट्रायंगल OCB पर, और ट्रायंगल OCB में अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देती हूँ तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो A के कोरस्पोंडिंग तो C है, देख लो ना, OAD के नीचे जब मैं OCB लिखूंगी तो A का कंपैरिजन C से करूंगी और D का B से, तो मेरे दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। अब सिमिलैरिटी के लिए क्या लें, इसको जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस OC को तो इधर ले आऊं और OB को इधर ले जाऊं, बहुत ध्यान से देखना कि OA.OB OC.OD के इक्वल है, तो OC को तो मैं इसके नीचे ले आती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया OA/OC। OD ऑलरेडी यहाँ है, OB को मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आ गया, OA/OC = OD/OB, यानी इसकी और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो सेम हो गई। दूसरी बात, एंगल AOD यानी ये वाला एंगल और एंगल आपका COB यानी ये वाला वर्टिकली अपोजिट है। एंड और लगा लो, कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम में लिख लो, एंगल AOD = एंगल COB, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हिंदी में अगर मैं लिखती हूँ तो ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर हो गया? तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से
बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मैं इंग्लिश में साथ साथ बोल रही हूँ। जो मेरा ट्राइंगल OAD है वो मेरे ट्राइंगल OCB के सिमिलर हो जाएगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं, और यही हमने प्रूव करना था। आप CPCT तो नहीं लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ तो कॉन्ग्रुएंट, आप लिखेंगे कि समरूपता नियम से डायरेक्ट लिख देंगे कि व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो ये बिल्कुल आसान था, बस आपने एक एडजस्टमेंट करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो भाई जरा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, सेंटर एक ही है उनका। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। समझ में आ गई होगी, स्टेटमेंट NCERT से है आपका ये क्वेश्चन। दो सर्कल हैं, सबसे पहले मैं यहाँ दो सर्कल्स बना देती हूँ। ये मान लिया कि आपका बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये आपका छोटा, ज़्यादा ही छोटा हो गया ये, और ये आपका छोटा सर्कल है जिसका रेडियस 3। तो बड़े वाले का रेडियस R बड़ा ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। और अब एक लाइन है जो बड़े सर्कल की तो कोड है, देख लो ये बड़े सर्कल की तो कोड है लेकिन छोटे सर्कल को टच कर रही है। तो आपने इसकी लेंथ निकालनी है। मान लो इसका नाम AB है, सेंटर O है, और ये कहीं पॉइंट M है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये जो OM है ये इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस तक आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ करूं तो मैं जब इनको आपस में मिलाती हूँ, O को A से मैं मिलाती हूँ, तो जो OA है वो सेंटर से बाहर वाले सर्कल तक जा रही है। तो ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब ये हमें एक रिजल्ट पता है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस जाता है उस पर वो टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल OMA आपका हो गया 90 डिग्री। दूसरी थ्योरम आपकी क्या आती है कि अगर किसी सर्कल में कोई कोर्ड है और ये सेंटर है, तो अगर हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इस कोर्ड को बाइसेक्ट करता है। दोनों थ्योरम्स आपकी 10th चैप्टर में आ जाती है। मैंने 10th चैप्टर पूरा हिंदी मीडियम में भी शायद अपलोड किया हुआ है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये M है तो दिस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये M मध्य बिंदु है AB का। तो AM की लंबाई MB के इक्वल आ जाएगी। अब अगर मुझे AM पता लग जाता है तो AB अपने आप पता लग जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो तो ये जो ट्रायंगल OAM है ये तो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये 90 है तो इसके सामने ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये कितना हो गया, 25। ये कितना हो गया, 9। लेफ्ट में ले आओ, माइनस हो जाएगा। 25 में से 9 माइनस करोगे 16। अंडर रूट कर दो दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो बच्चे AM की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। जब AM की वैल्यू 4 आ गई तो MB की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, और जो AB है वो AM से डबल हो जाएगा। ये क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो एक रिजल्ट, दोनों रिजल्ट आप लिख तो आना कि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। क्लियर हो गया। और पहले वाला रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो AB की लेंथ है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 8 आ गई। बहुत ज़्यादा आपने इसमें लिखना नहीं है, डायग्राम बना देते हो तो समझ लो सब कुछ आपने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। आगे बढ़ूं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
24 पर। ये क्वेश्चंस CBSE पैटर्न के हैं, आपके CBSE से लिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस वहीं पर आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 पर। यदि साइन थीटा जमा कोस थीटा वर्गमूल 3 के बराबर है तो सिद्ध करो कि टेंजेंट थीटा जमा कोटेंजेंट थीटा 1 के बराबर होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 24 में। यहाँ लिख लेती हूँ स्टेटमेंट कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। और अब हमें जाना कहाँ है, हमें टेंजेंट पे जाना है। तो थोड़ा सा अलग है ये। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वैसे तो हम ये कहते हैं कि भाई साइन से टेंजेंट पे जाना है तो डिवाइड कर दो, लेकिन अगर मैं यहाँ कोस से डिवाइड करूँगी तो ये तो टेंजेंट बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन इधर सीकेंट आ जाएगा हमारा, तो वहाँ हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। उसकी बजाय हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों तरफ बच्चे स्क्वेयर कर लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू √3 स्क्वेयर। थोड़ा स्लाइड कर लेती हूँ ताकि हमें अच्छा फ्री स्पेस यहाँ पर मिल जाए। जो प्रूव करना है वो आपके सामने यहाँ है। तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर यानी कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा। स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल होकर 3। अब साइन स्क्वेयर थीटा जमा कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह तो 1 लगा दो। 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। इस 1 को राइट में ले जाओ तो ये 3 में से माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इस रिजल्ट को दोबारा यूज करने जा रहे हैं कि 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। तो जो राइट वाला 1 है इसको मैं लिख दूंगी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। और अब मैं अगले स्टेप में दोनों तरफ साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड कर रही हूँ। ध्यान देना, इससे मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रही हूँ और मेरा रिजल्ट इजीली आ जाएगा। भाई इससे तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। साइन स्क्वेयर के नीचे ये दोनों आएंगे। बहुत ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करके देखोगे तभी आप फाइनल एग्जाम में कर पाओगे। तो साइन स्क्वेयर से साइन कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वेयर से कॉस कैंसिल हो, एक कैंसिल होगा। एक मिनट, साइन से साइन एक कैंसिल हो गया, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया एंड वी आर डन। क्या डन, देखो भाई जरा, इधर 1 है, ये साइन बाय कॉस है तो ये बन गया टेंजेंट थीटा, कोस बाय साइन है तो ये बन गया कोटेंजेंट थीटा। और यही वो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, और हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो बिल्कुल आसान, थोड़ा सा अलग है। देखो मैंने एक फ्रेम में अब इसको कर दिया है। मैंने क्या किया है, दोनों तरफ मैंने पहले स्क्वेयर किया और सिंपली मैं सॉल्व करती चली गई। अब यहाँ पर एक बात और आपने याद रखनी है कि फिर से इसी रिजल्ट को यूज़ किया, दोनों तरफ डिवाइड किया और हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब इसी में एक और चॉइस दे रखी है जो वैल्यूज़ बेस्ड है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको। और अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 24 में इंटरनल चॉइस। 24 में जो ऊपर दिया गया था वो भी ट्रिग्नोमेट्री से था और जो यहाँ दिया गया वो भी ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ये वैल्यूज़ पर बेस्ड है। तो आप इसको भी अपना ट्राई कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या कहता है, मान ज्ञात करो, इवैल्यूएट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, नहीं आती है तो आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। मैंने जो रिवीजन वीडियोस डाल रखे हैं उनमें मैंने टेबल बनाने की ट्रिक भी शेयर की हुई है जो बिल्कुल आसान होती है। तो जल्दी से अपना टेबल बना के भी आप कर सकते हो। 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि इस पर स्क्वेयर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 4। अब सुनो मेरी बात, अब आपको सीकेंट 30 चाहिए। अब आपको सीकेंट 30 याद नहीं है, लेकिन आपने साइन और कोस की तो वैल्यू बना ली ना। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सीकेंट 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। तो कम से कम साइन और कोस तो आपको आने चाहिए। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वेयर 30। तो बच्चे साइन, इसको भी रेज कर देते हैं, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो 5
1/2 का स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट में 1/4 आएगा, प्लस 4 इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर 4 आएगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। और ये 1 है, अगर ना दिख रहा हो तो 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में आ जाओ। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, √3 का स्क्वायर 3/4। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे 4 है, ये 4/4 1 बन जाएगा। तो न्यूमरेटर को एक बार सॉल्व करते हैं। 5 को 1/4 से करोगे तो 5/4, इन दोनों को करोगे तो 16/3 -1, और डिनोमिनेटर में आएगा 4/4 जो कि कट के 1 रह जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो 1 आने के बाद आप उसको अगले स्टेप में गायब कर दोगे और फिर आप यहाँ ले लोगे एलसीएम। 4 और 3 का 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 3 चौके 12, 16 चौके 64 और माइनस का 12। 15 में से 12 घटाओगे 3 आएगा, 64 में 3 जोड़ोगे तो ये 67/12, 67/12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाले की बजाय ये वाला इजी है। ऐसा ही 21 क्वेश्चन में हो रहा था कि भाई एक क्वेश्चन आपको इजी दिया गया था। चलते हैं सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पर। ये है बच्चे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। एक कार में 2 वाइपर होते हैं जो परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं। ठीक है भाई, कार सब ने देख रखी है, ऐसी कोई आज के टाइम में कार कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी को ना पता हो। वाइपर होते हैं शीशे पर, मिरर पर, जो कभी एक दूसरे को कवर नहीं करते। ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, है ना। एक वाइपर ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, तो ये अपना इधर का एरिया कर रहा है और ये इधर का एरिया ऐसे कर रहा है, तो एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक वाइपर में 25 सेंटीमीटर लंबाई का एक ब्लेड लगा होता है। तो एक वाइपर को हम पकड़ेंगे पहले कि इसमें जो ब्लेड लगा है, यानी जो सफाई कर रहा है जो वाइपर है, उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, जो 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। अब जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो लगभग 115 डिग्री, ये यानी यहाँ से चलता है और यहाँ तक आता है, तो ये 115 डिग्री का एंगल बनाते हुए इतने एरिया को साफ करता हुआ चला जाता है, इतने एरिया को। ठीक है, थोड़ा सा ये सर्कुलर पाथ बनेगा, इतने एरिया को इसने साफ कर दिया। ब्लेड की प्रत्येक बुहार पर साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं, कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स, यानी दोनों ब्लेड मिलकर कितना एरिया साफ कर रहे हैं। देखो भाई, ये अगर कार का वाइपर है तो ये इतने एरिया को साफ कर रहा है, इधर गया 115 डिग्री पर, तो ये एक तरह से हमारा एक सेक्टर, एक त्रिज्य खंड हो जाता है, एक वृत्त का। ये जो वाइपर की लंबाई है वो रेडियस का काम कर रही है, तो ये एक वृत्त का त्रिज्य खंड हो गया जिसकी त्रिज्या वाइपर की लंबाई है, जो कि कितनी है 25 सेंटीमीटर। भाई ये वाइपर 25 सेंटीमीटर लंबा है। अगर मैं इसको पूरे को चारों तरफ घुमा सकती तो ऐसे मेरा एक सर्कल बन जाता जिसका रेडियस 25 होता। 115 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है तो थीटा की वैल्यू हो गई 115 डिग्री। तो एक वाइपर जिस एरिया को साफ करेगा वो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना है 115। ये आप लिखेंगे कि वाइपर जिस एरिया को साफ कर रहा है, वाइपर जिस क्षेत्रफल को साफ कर रहा है, वह एक वृत्त का त्रिज्य खंड है जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और जिसका कोण 115 डिग्री है। द एरिया स्वीप्ड बाय द वाइपर्स इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड एंगल, सेंट्रल एंगल 115 डिग्री। तो 115/360, इसने पाई बोला नहीं है तो मैं 22/7 लूंगी, इंटू 25 इंटू 25। और दोनों ब्लेड्स का निकालना है तो टोटल एरिया को फिर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो मैं आपको बता दूंगी। ये देखो 5 5 जा 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से करोगे तो 36 दूनी 72, 2 एकम 2, 2 8 16 और ये आ जाएगा बच्चे 11। 7 के पहाड़े में 115 आता नहीं है, और नीचे अब 18 और ऊपर 25 रह गया है, तो अब ये नहीं आगे कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा नीचे तो बच गया 18 और 7। प्रोडक्ट मैं अभी बता देती हूँ, 115, 11, 25 और 5 की जो गुणा आ रही है
वो आ रही है आपकी 1,58,125, 1,58,125, और नीचे आपका बच रहा है 18 7 जा 126 यानी 18 7 126, और आपका जो आंसर आएगा वो 1254, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 0.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो दोनों ब्लेड्स ने मिलकर एक बार में एरिया को साफ किया है। तो ये है आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर बी प्रैक्टिस पेपर का। आपने भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, छोटे लेक्चर होंगे, आपको भी अच्छे से समझ आएंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन का सॉल्यूशन बहुत जल्द मैं अपलोड करने जा रही हूँ, तब तक आप अपना इसकी प्रैक्टिस करें। लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आपने ज़रूर पहुँचाना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट ना करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।